एवरीवन। आज बजट सीरीज का एक और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो कि है बजट घाटे से लेकर बजट डिफिसिट। तो इसे समझते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले आप ये मान लीजिए कि बजट एक अनुमान होता है। तो यहाँ जो हम बजट घाटा पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तव में एक अनुमान है, लेकिन फिर भी वो अनुमान बहुत ही एक्यूरेट होता है और बजट घाटा भी ठीक उसी तरह किसी देश की इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाला एक अनुमान है, पर वो बहुत हद तक सही होता है। जब बजट घाटे की बात करते हैं बच्चों, तो घाटा जो है वो कब होता है आपको, जब आपकी इनकम जो है वो कम रहेगी और आपका एक्सपेंडिचर या खर्च जो है वो ज्यादा होगा। तो ठीक वैसे ही बजट घाटे को भी जब हम डिफाइन करते हैं तो लिखते यही है कि बजट डेफिसिट रिफर्स अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजट रिसीट्स। और इसीलिए बहुत ही एक लाइन, छोटी सी लाइन में आप इसे बता सकते हैं कि BD इक्वल टू BE माइनस BR व्हेन B इज ग्रेटर देन BR। बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो बजट प्राप्तियों से, रेवेन्यू से, तो वो कंडीशन बजट घाटे की होती है। और बजट घाटे में बच्चों जब कभी भी हम टोटल एक्सपेंडिचर को निकालते हैं तो हम दोनों तरह के खर्च को जोड़ते हैं, राजस्व और पूंजीगत। और इसी के साथ आपने मेरा अगर पहला इससे पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से जो खर्च है वो इसके अंतर्गत आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और कौन से पूंजीगत एक्सपेंडिचर में। एक एग्जांपल से आपको प्रूव करती हूं कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वह विकास योजनाओं पे किया जाने वाला खर्च, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसके अलावा बच्चों जो अन्य गैर विकासात्मक खर्च हैं जिसमें सिर्फ पूंजी बढ़ रही हो, तो वो सारे खर्च जो हैं वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर एक कंपनी खुली, लोगों को रोजगार मिला, तो उनकी पेमेंट बच्चों, उनका वेतन राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। और उसमें जो भी फर्नीचर बनाया गया या भवन बनाया गया वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी तरह बच्चों जब हम रिसिप्ट निकालते हैं तो ये भी दो तरह की होती है। राजस्व रिसिप्ट में कर और जितने भी तरह की फीस आप देते हैं, शुल्क देते हैं, वो सब कुछ हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। और ठीक वैसे ही बच्चों कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत दूसरों से उधार ली गई पूंजी, दूसरे देश या दूसरी कंपनी, दूसरी संस्था जो है उनसे जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो जब कभी ये ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए बच्चों बजट प्राप्ति से, तो वो कंडीशन बजट घाटे की होती है। और हर ईयर का, हर फिजिकल ईयर का अनुमान गवर्नमेंट को सबके सामने रखना होता है कि इस साल कितना कितना किस किस क्षेत्र में बजट घाटा होने की संभावना है। अब इसकी अगर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करूं कि बजट घाटा जो है वो कितने तरह से मापा जाता है, तो उसमें सबसे पहला आता है बच्चों राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट, जिसमें आपको याद रखना है कि ये सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड होगा। यहाँ पर पूंजीगत जो है हम उसको नहीं लेंगे, सिर्फ रेवेन्यू, मतलब जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है सिर्फ उसी को इसमें शामिल किया जाएगा। और जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त हुई है सिर्फ इन दोनों का ही अंतर निकाला जाएगा। और ये घाटा भी कब होगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाएगा राजस्व प्राप्ति से। बच्चों ये सारी सिचुएशन देखकर आप किसी भी इकोनॉमी के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, देखकर क्या समझ सकते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो उससे समझने के लिए आपको एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। किस तरीके से हम देखते हैं, अगर किसी भी देश का बजट देख रहे हैं और अगर आपको देखने को मिल जाए कि उसमें राजस्व घाटा ज्यादा है, तो ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है उधार की आवश्यकता को, कि उस इकोनॉमी को रन करने के लिए अब लोन लेने की जरूरत है। ये बताता है कि अब वो इकोनॉमी गरीबी का जो जाल होता है ना, स्पाइरल में धीरे धीरे फंस रही है। अगर उनके बजट घाटा में रेवेन्यू डिफिसिट का परसेंटेज ज्यादा हो जाए तो ये एक तरह से संकेत होता है बच्चों, खतरे का संकेत, कि देश में गरीबी जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अगर इसके
इफेक्ट कहूं कि इकोनॉमी पे क्या पड़ते हैं अगर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो जाए, तो सबसे पहली बात कि सरकार के पास इतने पैसे ही नहीं होते बच्चों कि वो उन पैसों से कोई भी सार्वजनिक कल्याण का काम जो कर रही थी उसको और ज्यादा कर पाए। तो लोगों के लिए जो वेलफेयर के लिए वो काम कर रही थी उसमें उसको हानि होने लगता है, उसे कम करना पड़ेगा। फिर क्रेडिट वर्थीनेस मतलब ये बता देता है बच्चों साख की आवश्यकता, कि गवर्नमेंट को अब चलने के लिए साख जरूरी है, उधार लेना जरूरी है, तभी वो अपने कार्यों को पूरा कर पाएगी। और ये बताता है बच्चों विनिवेश। याद रखिए यही वो विनिवेश है जो 1991 में हमारे देश को अपनाना पड़ा था। कई हमारे देश की जो सरकारी कंपनियां थी ना, उनके शेयर्स को बेचना पड़ा था विदेशियों को। धीरे धीरे उनका जो परसेंटेज है बच्चों वो बढ़ता गया। आपने सुना होगा कि एफडीआई में 50%, 49%, ये सब जो विदेशी निवेश बढ़ रहा है वो किस वजह से हमारे देश में बढ़ा, क्योंकि हमारा भी राजस्व घाटा ज्यादा हो गया था। तो याद रखिएगा कि ये वो सिचुएशन है जो विनिवेशन को इकोनॉमी में बढ़ाती है। मतलब विदेशी जो भी निवेश करता है वो डायरेक्ट हमारी संस्थाओं में निवेश करने लग जाते हैं। हमारी संस्थाएं हमारे हाथों से निकलकर उसका फायदा विदेशियों तक पहुंचने लग जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही गंभीर इफेक्ट हैं जो किसी इकोनॉमी पे पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटे की, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो राजकोषीय घाटे की गणना कैसे होती है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा बच्चों कि राजकोषीय घाटा सरकार के उधार का अनुमान है। गवर्नमेंट इस घाटे के जरिए आपको बताना चाहती है कि वो उधार कितना ली हुई है और कितना और लेना चाहती है। तो ये राजकोषीय घाटा उसी को रिफर करता है। और घाटा निकालने का बच्चों सूत्र बिल्कुल वही है कि FD = B - BR, लेकिन ये राजस्व घाटे से अलग है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें हम जब पूंजीगत व्यय को, ये देखिए पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं उनको जब निकालते हैं BR निकालने के लिए, क्योंकि BR निकालने के लिए हमको रेवेन्यू रिसिप्ट और साथ ही में कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ना होता है। तो जब हम इसमें कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें से उधार से अगर पैसा आया है, किसी देश ने हमें कर्ज दिया है, उससे हमारे पास पैसा आया है, तो हम उस पैसे को अलग कर देते हैं, हम उसे काउंट नहीं करते, क्योंकि वो तो हम पहले से लिए हुए हैं ना, उसको फिर से काउंट करने की क्या जरूरत। तो इसीलिए उस उधार को छोड़कर बच्चों बाकी जितना कैपिटल रिसिप्ट रहता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कहीं दूसरी जगह अगर भवन वगैरह बनाया है, उससे किराया आ रहा है, देन उसको जोड़ लेंगे। लेकिन अगर हमने कर्ज लिया हुआ है, हमारे देश ने कर्ज लिया हुआ है, तो हम उस उधार को बच्चों छोड़कर तब पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त करते हैं। अब इसको एक तरह से पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक तरह से उधार ही है। तो इस बात में आपको यही लिखना होगा कि फिजिकल डेफिसिट एक तरह से सरकार के उधार का अनुमान ही है, क्योंकि GFD निकालने के लिए सकल राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है एक साल में, ये निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा RBI ने जितना उधार लिया है दूसरे देश के केंद्रीय बैंकों से सरकार के कहने पे, उसे जोड़ना होगा। विदेशियों से जो हमारी गवर्नमेंट ने उधार लिया है उसे जोड़ना होगा। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट खुद हमसे उधार लेती है। कैसे बच्चों? हम अपनी कंपनियों के शेयर्स बेचती है और हमारे यहाँ कई बैंक, कई पूंजीपति उन शेयर्स को खरीदते हैं और इस तरह से वो इस माध्यम से भी उधार लेती है। तो ये तीनों जगह से जो वो उधार लेती है ना, उसी को जोड़कर हम GFD कहते हैं, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, जिसे सकल राजकोषीय घाटा कहा जाता है बच्चों। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जब आप किसी देश की इकोनॉमी में उसके बजट में देखते हैं कि राजकोषीय घाटा ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या समझना है, क्या उसका निष्कर्ष निकालना है? तो वो आपको समझना है बच्चों कि ये किसी देश के उधार की सीमा है। वो ये बता रहा है कि पिछला उसने कितना उधार लिया हुआ है और अभी और कितना उधार ले सकता है, ये बताता है राजकोषीय घाटा। और ये भी बताता है कि नियंत्रण का अभाव है, ये बताता है कि अनुशासन का अभाव है, इसीलिए गवर्नमेंट को इस तरह के घाटे भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है, इसलिए भी ये राजकोषीय घाटे बढ़ रहे हैं कि हमको विदेशों से, दूसरे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। अगर इसके इफेक्ट की बात करूं
तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही बच्चों इकोनॉमी की जो गति है उसको कम करने वाला, पांव में कांटे की तरह चुभने वाला होता है ये घाटा। इससे जो फैलता है वो है इन्फ्लेमेटरी स्पाइरल, जिसे हम स्फीतिकारी जाल कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इस घाटे को पूरा करने के लिए करती क्या है, इसके लिए वो मुद्रा और भी छाप देती है, और अतिरिक्त मुद्रा के छापने की वजह से बच्चों धीरे धीरे कीमतों में उछाल आने लगता है। माइंड में आया होगा क्वेश्चन की कैसे मैम? एक उदाहरण, आपकी जेब में जब नोट खच भरे हुए हैं और आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं और उसकी कीमत सामने वाले ने 10 की चीज को 20 कह दिया और नोटों से जेब भरी हुई है, तो आप डेफिनेटली वो निकाल कर दे देंगे सामने वाले को। तो आपने वहीं पर कीमत उसकी बढ़ा दी, 10 से 20 कर दी। अब वह दुकानदार शायद आपके बाद आने वाले बंदे से 20 की जगह 30 रुपए भी ले ले। तो धीरे धीरे जो स्फीति का जाल है, महंगाई का जाल है, वो इसमें बढ़ते जाता है, क्योंकि चलन में मुद्रा ज्यादा होती है और लोग देने को तैयार बैठे रहते हैं। तो ये एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि अब सरकार को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय ऋण जो है उनकी संख्या बढ़ती जाती है। हमारे पास भी कई राष्ट्रीय ऋण है जिसका ब्याज का भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ये जीडीपी की जो रेट है ना उसको कम कर देती है। कैसे? जीडीपी की रेट कम हो जाती है क्योंकि कीमतें बहुत हाई हो गई हैं। तो जो 100 वस्तुएं बनती थी अब 50 वस्तु ही उत्पादक बनाता है और खुश है क्योंकि उसे रेट तो हाई ही मिल रहा है। तो धीरे धीरे निम्न जीडीपी या निम्न समृद्धि दर को ये बताता है फिजिकल डेफिसिट। इसके अलावा एक क्राउडिंग आउट होता है बच्चों, ह्रासकारी प्रभाव। ये क्या होता है? इसमें जब गवर्नमेंट ही उधार लेने लग जाती है, तो आप मुझे बताइए कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई के माध्यम से उधार ले रही है बच्चों, तो क्या हमारे कमर्शियल बैंक के पास उद्योगपतियों को देने के लिए पैसे बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि कमर्शियल बैंक को किसी इंसान से ज्यादा आरबीआई पे भरोसा है। अगर आरबीआई उससे उधार मांग रहा है, ऋण मांग रहा है, तो खुशी खुशी उसके शेयर्स खरीद के उसे ऋण दे देगा, और उसके बाद उसका कॉस्ट जो है बच्चों वो हो जाएगा कम। फिर कोई उद्योगपति पहुंचे, तो अगर उद्योगपति को 50 करोड़ की जरूरत है और खुद कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को उधार दे दिया है, तो शायद वो उसको पूरा 50 करोड़ ना दे पाए। तो उद्योगपतियों पे इसका देखिए किस तरीके से एडवर्स बुरा प्रभाव पड़ता है कि धीरे धीरे उनके लिए निवेश की पूंजी कम होती जाती है। इसी को हम अंग्रेजी में बच्चों क्राउडिंग आउट सिचुएशन कहते हैं। इसके अलावा जब किसी भी इकोनॉमी में आप देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो विश्वसनीयता बच्चों उस देश की कम होने लगती है, क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है, उस सरकार पे विश्वास पूरे विश्व का और खुद वहां की जनता का कम होने लगता है। तो आपको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि जो राजकोषीय घाटा हो रहा है उसमें से जब आप ब्याज के भुगतान के लिए, क्योंकि एक बड़े अमाउंट को लेने में एक बड़ा अमाउंट ब्याज के रूप में भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उस ब्याज के भुगतान की राशि को जब आप घटा देंगे बच्चों, तो वही निकल के आएगा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, जो कि सीधे सीधे जुड़ा हुआ है फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे से। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक घाटा कभी भी काउंट करने के लिए आए तो आप उसे राजकोषीय घाटे से निकालेंगे, ना कि रेवेन्यू डेफिसिट, ना कि राजस्व घाटे से। अब इसे देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो इसे देखकर भी बच्चों आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये जो उधार सीमा है वो किसी देश की उधार लेने की कैपेसिटी कितनी है, पिछला कितना उधार चल रहा है, वो कितना ब्याज दे रहा है और कितना वो उधार ले सकता है, ये प्राइमरी डेफिसिट बताता है। ये भी बताता है कि अनुशासन की कमी है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही है, ये घाटा ये भी शो करता है। अब इससे फर्दर एक बहुत ही समझने वाला या मैं कहूं कि थिंकिंग स्किल का एक क्वेश्चन आता है कि शून्य प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? शून्य प्राथमिक घाटा। तो इसे थोड़ा समझिए। जब किसी देश की कंडीशन ऐसी हो जाए बच्चों कि उसे ब्याज भी चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़े,
ब्याज की राशि भी चुकाने के लिए अगर उसे कर्ज लेना पड़ता है तो वही कंडीशन कहलाती है शून्य प्राथमिक घाटा। याद रखिएगा, जब सिर्फ ब्याज के लिए उससे कोई उस देश का भला नहीं होगा, सिर्फ वो ब्याज का भुगतान करेगा उस राशि से, उसके लिए वो दूसरों से पैसे उधार ले रहा है, तो इस कंडीशन को शून्य प्राथमिक घाटा कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या राजस्व घाटा नहीं हुआ है तो भी राजकोषीय घाटा हो सकता है? राजस्व घाटा नहीं हो रहा है किसी गवर्नमेंट को, ठीक, गवर्नमेंट को अच्छी खासी राजस्व प्राप्ति मिल रही है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, उधार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है क्या? तो डेफिनेटली उसका जवाब हाँ है बच्चों, बिल्कुल पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जब हम पूंजीगत प्राप्ति को निकाल रहे हैं तो हम लोन की राशि को छोड़ दिए हैं। तो ये कंडीशन आ सकता है कि आपका जो राजस्व व्यय है, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि आपका जो राजस्व व्यय है जो और पूंजीगत व्यय है, दोनों तरह का जो खर्चा है वो खर्चा मान लेते हैं 100 है, ठीक, मतलब आपकी बीई इक्वल टू हो गई 100, लेकिन आपका बीआर कुछ दिया ही नहीं हुआ है, उधार को छोड़कर कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें एक ही चीज को दिया गया है कि उसमें राजस्व प्राप्ति जो है वो 80 के बराबर है, और लेकिन पूंजीगत प्राप्ति बच्चों जिसे हम कैपिटल सीआर कहते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, वो कुछ नहीं दिया है। तब इसको सॉल्व करके देखिए, तब भी यही कंडीशन होगी कि 100 माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा 20, और ये जो 20 आया यही है आपका राजकोषीय घाटा। क्यों? क्योंकि यहां पर उधार को छोड़ना है और पूंजीगत जो व्यय है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए याद रखिएगा कि ये अगर अच्छी कंडीशन में हो तो भी ये राजकोषीय घाटा हो सकता है, हमको उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी अधिकांश देशों के पास ऐसा होता है कि उनके पूरे राजस्व प्राप्तियां अच्छी आ रही होती हैं, फिर भी देश का विकास करने के लिए उनको दूसरे देशों से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन आता है बच्चों की राजस्व घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे के बिना भी हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली आप यस कहिएगा। सिचुएशन याद रखिएगा, बहुत अच्छी कमाई आती रहती है, उसके बावजूद घर में कुछ विकास करने के लिए, घर को ही डबल बनाने के लिए लोग तो आखिर उधार लेते ही है ना। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही राजस्व घाटा ना भी हो तो भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। आई होप मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने अच्छी तरह क्लियर कर पाई होंगी, और इससे पहले के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दिए हैं बजट से रिलेटेड, आप उसे एक बार देखिए, फिर इसे देखिए, आपको कंटिन्यूअस पूरा ही बजट का चैप्टर समझ में आ जाएगा। टिल देन बाय बाय।